काली बहू के गोरे ससुराल वाले। यहाँ पर तो सभी गोरे चिट्टे कितने अच्छे लग रहे हैं, बस मैं ही एक हूँ जो काली है। अनुजा बहन, क्या सोचकर और देखकर बहू लाई थी? रात के अंधेरे जैसी है। सूरज चांद की जोड़ी की जगह सूरज और रात की जोड़ी बना दी तुमने तो, जिसका कोई मेल नहीं। बहू, जरा मुझे एक गिलास पानी तो ला कर देना। मैं नहीं ला रही हूँ माँ जी, पानी चाहिए तो खुद ले लो। वाह भगवान, भी वैसे असलियत सामने ही दिखा ही देता है। तुम्हारी बहू गोरी तो है लेकिन दिल की साफ नहीं लगती। मेरी बहू दिल की बहुत साफ है। अच्छा ही है, कोई रूप पर मर गया तो किसी ने अखलाक देख लिए। अनुजा ने ऐसे बोलकर उस औरत का मुंह बंद करवा दिया। अनुजा एक गोरी चिट्टी और अमीर औरत थी जिसके घर में सभी दूध की तरह गोरे थे, लेकिन अनुजा अपने बेटे के लिए एक गरीब और काली लड़की को बहू बनाकर लाई थी, जिससे उसके बेटे को तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग और मेहमान बड़ी बातें बना रहे थे, जिससे रितिका को काफी अजीब सा भी लगे जा रहा था। ऐसे ही उसका गृह प्रवेश हुआ और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही अगले दिन रितिका तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह। वैसे तो कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन गोरे गोरे सभी कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक मैं हूँ काली कलूटी, इतनी ज्यादा तैयारी भी मेरे ऊपर अच्छी नहीं दिखती है। आह! अरे बहू, क्या हुआ रितिका? चक्कर आ गया क्या? पाँव मुड़ गया क्या? ऋतिक, शायद बहू को चक्कर आया है, तू इसे उठाकर सोफे पर ले जा। और उषा, तू इसके लिए जूस बना कर ला। नहीं नहीं माँ जी, जूस वूस की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? देखो तो तुम्हारा रंग भी पीला सा पड़ रहा है। भाभी, जूस बना लाओ। और तुम यहाँ बैठो रितिका। सभी घर वाले रितिका की सेवा में ही लग गए। अनुजा ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके पाँव में मरहम लगाया और उषा ने उसे जूस ला कर दिया। कुछ देर के आराम के बाद अनुजा बोली, बहू, अब अगर तेरी हिम्मत हो तो जाकर तू अपनी पहली रसोई बना ले। जी, बता दे माँ जी की क्या बनाना है? खाने में तो वही पूरी और आलू की सब्जी बना लेना और बाकी मीठे में हलवा। जी। रितिका खाना बनाने को रसोई में आ गई। उसने 2 कढ़ाई गैस पर चढ़ाई, जिस पर चांदी की कढ़ाई में उसने पूरियां तली और लोहे की कढ़ाई में उसने सब्जी बनने को रख दी। सब्जी खोलकर देखती हूँ, अब तो शायद आलू सही से गल गए होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे नहीं, मैंने तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना दी जिससे ये काली हो गई। अब क्या होगा? कहीं अब मेरे ससुराल वाले मुझे मेरी माँ की तरह ही ताने न मारने लगे। रितिका ऐसे ही घबराने लगी और अपने मायके के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो अपने बीते दिनों में खो गई। माँ, लो खाना तैयार है, खा लो। ये कैसी शक्ल की सब्जी बनाई है तूने? काली सब्जी को भी काला कर दिया। अब कौन खाएगा इसको? माँ, ये सब्जी जली नहीं है, बस आप जो नई कढ़ाई लाई हो लोहे की, मैंने इसे उसमें बनाया तो ये काली हो गई। उससे नहीं है, तेरा हाथ लगने से काली हुई है काली। तेरा तो साया ही इतना काला है कि अच्छे खासे उजाले को कलंक में बदल दे। काली तू जैसी काली कलूटी है ना, तू हर जगह अंधेरा ही फैलाएगी। भाभी, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, खाना बना कि नहीं? हाँ हाँ, बनाना बन गया, लाती हूँ। रितिका ने डरते डरते अपने ससुराल वालों के आगे खाना रखा, लेकिन ये क्या, किसी ने भी उसके खाने की बुराई नहीं की, बल्कि माँ, वैसे मानना पड़ेगा भाभी के हाथों में स्वाद तो बहुत है, तभी तो जरा देखो कितनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। आखिर बीवी किसकी है? सच में बहू, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तूने। ला, मुझे जरा अचार तो उठा कर दे। सभी रितिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रितिका घबराई हुई सी खड़ी थी, जिसकी वजह से वो सही से सभी की बात को सुन भी नहीं पा रही थी। बेटा, मुझे जरा अचार दे दे। हाँ माँ जी, देती हूँ। लो माँ जी पानी। बेटा, मैंने पानी नहीं, अचार मांगा है। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा। रितिका ऐसे ही घबराहट में कामों को बिगाड़ रही थी। कैसे कैसे उसने ऐसे ही सभी का पेट भरवाया, जिसके बाद रितिका को शगुन भी मिला, लेकिन अभी भी लोगों के तानों और मायके के अत्याचारों की वजह से रितिका के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया था। ऐसे ही आज के दिन रितिका की सास ने बहु भोज की दावत की थी, जिसमें उसने पूजा भी रखी। उषा, जैसे मैंने तेरी शादी के बाद पूजा के साथ बहु भोज करवाया था ना, वैसे ही आज मैं रितिका की भी खुशी का कर रही हूँ। इसीलिए चलो, इतने सब लोग आते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा आती हूँ। चल रितिका बहू, रेडी हो जा, हम अभी 15 मिनट में बाजार के लिए निकल रहे हैं। अनुजा के बोलने पर मोहिनी, उषा और रितिका तीनों जाने को तैयार हो गई। अभी वो जा ही रही थी कि उन्हें अपनी एक पड़ोस की औरत मिली, जो कि अपनी बहू के साथ आ रही थी। अरे अनुजा जी, देखिए तो जरा कैसा इत्तेफाक है, आप और मैं दोनों मिल गए। अरे उषा और मोहिनी भी साथ हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाएंगे, बस जा रही हूँ इन तीनों को शॉपिंग करवाने। तीनों कौन तीनों? अरे अच्छा, ये काली सी औरत भी तो आपकी बहू है ना शायद? मुझे लगा कोई ऐसे ही है, वैसे कोई मेल नहीं है आपकी इस बहू का आपके गोरे चिट्टे परिवार में।
आपके जैसे सांपों का कोई मेल नहीं है मेरे परिवार में, वरना हम तो अपनी बहू से खुश हैं। अच्छा चलते हैं, हम जानवरों के ज्यादा मुंह नहीं लगते हैं। अनुजा ऐसे जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वो लोग बाजार पहुंच गईं, जहां उषा और मोहिनी दिल खोलकर शॉपिंग करने लग गईं। ये वाली अच्छी लगेगी या ये वाली? माँ जी कुछ तो बताइए। ये वाली ज्यादा अच्छी है। माँ मेरा भी बताओ। तू भी साड़ी पहनेगी? ये गुलाबी वाली ले ले, तेरे ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। रितिका बहू तू भी तो खड़ी, तू क्यों पीछे को खड़ी हुई है? नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मेरे पास जो शादी में मिले हुए कपड़े हैं मैं वही पहन लूंगी। अरे ऐसे कैसे? तेरे लिए ही तो मैंने फंक्शन रखा और तू ही पुराने कपड़े पहनेगी, ये क्या बात हुई? माँ जी रहने दो मेरे लिए, यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं काली हूँ और काले रंग पर कोई रंग नहीं खिलता। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है। देख वो जामुनी वाली साड़ी उठा तो सही। रितिका ने घबराहट में पहले तो गलत साड़ी उठाई और जब दूसरी बार में सही पर हाथ लगाया तो वो खुद ही फिसल कर गिर गई। बेटा ऐसी भी क्या घबराहट। हाँ देख जरा, एक ही बार में ये साड़ी मुझे तेरे लिए पसंद आ गई, बस यही ले ले। और तू तो शॉपिंग करेगी नहीं, मैं ही तेरे लिए आज पूरी शॉपिंग करूंगी। अनुजा ने ऐसे बोलकर रितिका की सारी शॉपिंग खुद से की। शॉपिंग से घर आकर अनुजा ने उषा और मोहिनी को रितिका को तैयार करने का काम दिया और उषा और मोहिनी ने रितिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से तैयार किया। जब तैयार होकर रितिका ने खुद को शीशे में देखा, ये मैं ही हूँ, इतनी सुंदर, ये मैं ही हूँ ना? हाँ भाभी आप ही हो। अब नीचे चलो और नीचे जाकर माँ जी को अपना लुक दिखाओ। मोहिनी और उषा रितिका को पकड़कर नीचे लेकर आई। नीचे ऋतिक और अनुजा खड़े हुए थे। अरे वाह भाई वाह, जवाब ही नहीं आज तो मेरी बहू का। कितनी सुंदर लग रही है। देख ऋतिक, ये है तेरी पत्नी, संस्कारों की भी धनी और रूप की भी धनी। सही बोल रही हो माँ। सभी ऐसे ही रितिका की तारीफ ही करने लगे कि तभी रितिका ने रोना शुरू कर दिया। क्या बात है रितिका, रो क्यों रही हो? हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ बोल बहू, कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? क्या बात है, कुछ तो बोल। नहीं आप लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला, आप परेशान मत होइए। वो तो मुझे बस इसलिए रोना आ गया क्योंकि कभी किसी ने मुझे हाथ से पहले सुंदर नहीं बोला था और साथ ही ना कभी ऐसा प्यार मिला। रंग की वजह से मैंने बचपन से बस ताने ही खाए हैं, जिससे शायद मेरा आत्मविश्वास भी गिरा। लेकिन आपके जैसा ससुराल मिल जाने से मैं तो धनी हो गई। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, बस इस वजह से मुझे जरा रोना आ गया। बस बस बहू, जिन्होंने तुझे ताने दिए, तुझे बुरा भला बोला, वो बचपन से तेरे साथ तो थे लेकिन कभी भी तेरे अपने नहीं थे। तुझे अपना परिवार तो अब मिला है, इसलिए रो नहीं। आंसुओं को पोंछ ले, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा और मेहमान भी बस आने ही वाले होंगे। अनुजा ने ऐसे बोलकर रितिका के आंसुओं को साफ कर दिया। बस फिर क्या था, अब रितिका समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले बस गोरे ही नहीं बल्कि दिल के भी साफ हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी दोबारा बूस्ट होने लगा। उसने अच्छे से पूजा की और बहु भोज हुआ और इस सब के बाद रितिका आराम से अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। माँ जी घर में सब्जी आई हुई रखी है, शाम भी बस होने ही जा रही है। ऐसे में ना पानी है ना ही कुछ और, समझ नहीं आ रहा है खाना बनेगा कैसे। ज्यादा परेशान ना हो सोनल, अगर बत्ती आ गई तो खाना बना लेना, नहीं तो बाहर से ही कुछ मंगवा कर खा लेंगे। तू टेंशन ना ले, वैसे भी मौसम खराब है, हर चीज करने से पहले तो बारिश की अड़ी लग रही है। कुएं से भी पानी कैसे लाया जाए इस खराब मौसम में। अनुजा ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुजा एक गांव की औरत थी जो अपने एक बेटे, बहू और 2 पोती पोते के साथ रहती थी। गांव का मौसम इन दिनों बरसात वाला चल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में सोनल ने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। बाहर बड़ी ही मॉडर्न छोटे छोटे कपड़े पहने हुई 10 औरतें खड़ी थी। कौन है आप? रिलैक्स भाभी, ये तो बस हम हैं, आपकी नंदे। अरे बहू कौन आया है? अरे ये 10-10 अधनंगी लड़कियां कौन है? माँ चुप करो, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो आप तो बुरा भी ना कहो। ये तुम हो? राधिका, कोमल, साक्षी, सोना, दिशा, दिव्या, राधा, सीमा, मेघा और मान्यता, मेरी बेटियां। हाँ ये हम ही हैं माँ, अब अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ अंदर आओ। अनुजा ने अपनी बेटियों को अंदर बुला लिया, जिसके बाद ये क्या पहन कर आई हो तुम, और ऐसे ही तुमने इतने छोटे कपड़ों में पूरा रास्ता पार किया? पता नहीं है कि ये गांव कैसा है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। पूरे रास्ते तुम पर कितनी नजरें पड़ी होंगी और कितने लोगों ने तुम्हें बुरी नजर से भी देखा होगा। हाँ तो देखने दो माँ, हम हॉट ही हैं इतने कि सब देखते ही हैं। अच्छा अब ये सब छोड़ो, शहरी लड़कियां ही फैशनेबल नहीं रहेंगी तो कौन रहेगा? अब हम आए हैं तो हमसे अच्छे से बात करो, ये गिले शिकवे नहीं।
हाँ माँ जी, आप भी ना बेवजह ही गुस्सा हो रही हो। शहरी लोगों का तो पहनावा ही ऐसा होता है। ननद जी, आप बैठ जाइए। अरे वाह, हमारे घर पे तो बुआ आई है। बुआ, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, तुम्हारी आवाज कितनी इरिटेटिंग है, ऐसे मत बोलो। और भाभी, अब तक आप खड़ी क्या हो? देखो तो कितना अच्छा मौसम है। हम तीनों का तो चाय के साथ में पकौड़े खाने का मन हो रहा है। हमारे लिए चाय और पकौड़े लाओ ना। दिशा ने ऐसे ही सोनल को ऑर्डर दे दिया। सोनल अपनी नंदों से मना भी नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी उसकी अपनी नंदों के लिए रसोई में चाय पकौड़े बनाने को जाना पड़ा। ये क्या बात हुई? यहाँ मेरा खाना बनने से रुक रहा है क्योंकि पानी नहीं है, और मेरी नंदों ने ऐसे आकर मुझे ऑर्डर दे दिया जैसे कि मैं कितनी फ्री बैठी हूँ। खैर, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है तो आखिर वो सभी मेरी ही नंद। सोनल ने खुद के मन को ऐसे ही समझा लिया, जिसके बाद वो अपनी नंदों की फरमाइश पूरी करने को पड़ोस से पानी लाई और तब उसने उन्हें चाय और पकौड़े बना कर दिए। लीजिए आपकी कड़क चाय और साथ में खस्ता खस्ता पकौड़े। लगता है कि बारिश तेज होगी। बारिश दोबारा से तेज होने वाली है। अरे वाह बहनों, देखो तो हमारे गांव के गड्ढे तो स्विमिंग पूल बन गए। चलो इनमें बारिश का मजा लेने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, ऐसे बाहर नहाने मत। सोनल ने अपनी ननदों को काफी आवाज लगाई और उन्हें रोकना भी चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। उन्होंने अपने छोटे छोटे कपड़े पहने और वो बारिश में बाहर पानी के गड्ढों में छप छप करने को निकल गई। उनके बाहर जाते ही गांव के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। बहू देख रही है इन घोड़ियों को कैसे बाहर जाकर चिबिल रही हैं। अभी जाकर बताती हूँ इन बेशर्मों को। माँ जी रुक जाइए, इतना गुस्सा ना कीजिए। लड़कियां ही तो हैं, और अगर लड़कियां ही ऐसे मस्ती नहीं करेंगी तो कौन करेगा? माँ, बुआ जैसे पानी में चप चप कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ क्या? नहीं, बुआ बुआ है, वो शहर की रहने वाली है और तुम हो। मैंने जो सिखाया और बताया है तुम बस उतना करो। बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। दसों नंदों का भाभी के बच्चों पर भी बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। सोनल ने बच्चों को तो डांट कर उनके कमरे में भेज दिया, लेकिन अपनी नंदों की यह हरकत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो उन्हें खिड़की से घर में आने के इशारे करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ, देखो मेरा एक ऐसे फोटो लो। ओहो परम सुंदरी, क्या पोज दिया है। इजाजत हो तो हम भी एक तस्वीर खींच लें। एक लगाऊंगी ना कान पर तो अक्कल आ जाएगी। जा दफा हो यहाँ से लफंगे। दसों नंद पर ऐसे ही लोग बुरी नजर डाल रहे थे, लेकिन वो थी कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही थी। जब तक बारिश आई तब तक उन्होंने यही नाटक किया और बारिश के रुकने पर वो घर में आई। आ गई तुम घर में? अभी भी क्यों आई हो? और मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर घर में आती? अरे माँ जी कोई नहीं, कभी कभी बचपना सभी को उखड़ता है। आप जाने दो ना, क्यों डांट रही हो? आगे से ननद जी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे लगता है कि आपके भैया आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। सोनल ने जाकर दरवाजा खोला तो उसका पति ही वहां था। जैसे ही अभिषेक अंदर आया तो वो अपनी 10 की 10 बहनों को घर आया देख चौंक गया। अरे तुम सभी यहाँ हो? कैसे आना हुआ? क्यों, हम आ नहीं सकते हैं क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा। अच्छा तो अब आप सभी भी यहाँ हो तो बताओ कि शाम को क्या खाना है? मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं। और मैं खाऊंगी बिरयानी। मैं खाऊंगी आलू के पराठे। सारी बहनों ने ऐसे ही अपनी अपनी फरमाइशें रख दी, जिसके बाद अभिषेक उन्हें सुनकर परेशान हो गया और सोनल से बोला, सोनल अब मैं क्या करूं? इन लोगों ने तो इतनी चीजें बता दी हैं और मेरे पास तो उन्हें लाने के पैसे भी नहीं हैं। आप भी ना अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो। क्या जरूरत थी पूछने की? आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहनों के लिए घर में छोले भटूरे बना दूंगी। सोनल ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस फिर क्या था, उसने घर में ही अपने नंदों के लिए छोले भटूरे बनाए, जिसके बाद उसने उन्हें वो खाना खिलवाया और फिर सभी नीचे घर में ही सो गए। ऐसे ही अगले दिन फिर से बारिश हुई। हर बार सोनल अपनी नंदों को बचा रही थी, लेकिन इस बार भी बारिश होते ही 10 नंद छोटी छोटी मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर बारिश में नहाने चली गई और बेशर्मी से गाने वगैरह गा गाकर वो नाचने लगी। सोनल बहन, तुम्हारी 10 ननद ऊपर कितनी बेशर्मी बिखेर रही हैं। हम सभी के मर्द ऊपर ही हैं, उन्हें नीचे बुला लो। जी मैं बुलाती हूँ। सोनल की नंदों की शिकायत भी अब आने लगी थी। पड़ोसन से बात करके सोनल ऊपर अपनी नंदों को बुलाने को गई तो उनकी बेशर्मी को देखकर वो चौंक गई। एक नंद रेलिंग पर लटकी हुई थी तो दूसरी बुरी तरह से नाच रही थी। ऐसे में आसपास से सभी उन्हें देख रहे थे। सुनिए कोमल, सुनो। यस भाभी, आओ, लेट्स जॉइन अस। इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं है ननद जी, रुक जाओ। यहाँ गांव से शिकायतें आ रही हैं, नीचे चलो। सोनल ने काफी अपने नंदों को समझाया, लेकिन उन्हें बात समझ ही नहीं आई और वो ऐसे ही बेशर्मी से ऊपर नहाती रही।
ऐसे ही आज का भी दिन बीता। सोनल अपनी नंदों को काफी बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे ही जब रात हुई, दसों नंद अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत पर जाने लगी। अभिषेक भी घर में ही था। अरे रुको, दसों की दसों कहाँ ऊपर जा रही हो? जब मैं घर में हूं तो तुम्हारा क्या काम ऊपर जाकर सोने का? नीचे ही रहो, मैं ऊपर सो जाऊंगा। नहीं भैया, हम ही ऊपर जाकर सोएंगे। अरे ऊपर पड़ोस के सारे आदमी अपनी अपनी छतों पर सोते हैं, छतें भी मिली हुई हैं, ऐसे में तुम ऊपर जाकर सोओगी? हाँ, हम सो जाएंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमल ऐसे बोलकर अपनी बहनों के साथ जा ही रही थी कि तभी सोनल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुमने खुद को समझा क्या हुआ है? हाँ, तुम कुछ भी करोगी और हम घर वाले बस देखते रह जाएंगे। कब तक, आखिर कब तक मैं आप सभी को इस बेशर्मी के ताने मिलने से बचाऊं? बोलिए, मेरे बच्चे आपकी इन बेशर्म हरकतों को देखकर क्या बोलेंगे? सोनल का सब्र अब टूट चुका था। वो ऐसे ही अपने नंदों को सुनाने लगी, जिसके बाद माँ देख रही हो इस सोनल की हिम्मत को? ये आपके सामने हमें ताने दे रही है और आप कुछ नहीं कर रही हो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, मैं तुम्हारी इस बार कोई हमदर्दी नहीं बनूंगी, समझ आया? करती क्यों हो ऐसी हरकतें जो मेरी बहू अब कर रही है ना? मैं तो ये तुम्हारी पहली आवारा हरकत पर ही कर देती। और ये मत समझना कि हम सभी अनजान हैं तुम्हारी ससुराल की हरकतों से। ससुराल से भी तुम्हें इन्हीं हरकतों पर निकाला गया था ना, सब जानता हूं मैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं पाया तुम्हारी भाभी की वजह से। सभी ने दसों नंदों को बहुत ज्यादा सुनाया, जिसके बाद फिर उनकी नजरें शर्म के मारे उठ नहीं पाई। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वो अपने ससुराल जाने को निकल गई। अब उन्होंने ये बेशर्मी की हरकतें भी छोड़ दी, क्योंकि उनकी वजह से ही वो न घर की रही थी न घाट की, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।